नमस्कार दोस्तों कैसा होगा अगर किसी एक इंसान को इतनी शक्तियां दे दी जाएं और ये कह दिया जाए कि तुम कितनी भी हज़ारों साल निकल जाएं या 10,000 साल निकल जाएं या 100 साल या 50 साल जितनी भी निकल जाएं, ये शक्तियां चेंज नहीं होंगी। यानी कि जो भी तुम्हें पावर दी गई हैं वो हमेशा एक समान रहेंगी, कभी बदलेंगी नहीं। चाहे समय कितना ही बदल जाए, परिस्थितियाँ कितनी बदल जाए, चाहे टेक्नोलॉजी आ जाए या कितनी भी चीज़ें आ जाए, मतलब परिवर्तन कितने भी आ जाए, लेकिन शक्तियाँ कैसी रहेंगी? जो पुराने समय में जो रूल बने थे, जो पावर दी गई थी, वो ऐसी ही रहेंगी। यानी कि जो हज़ारों सालों पहले जो कानून बनाए गए हैं आपके लिए, वही काम करते रहेंगे। तो आपको ये अजीब लग रहा होगा कि अब तो समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, आज के समय हमारी नीड अलग अलग है, आज के समय हमारे जो चीज़ें होती हैं वो भी अलग अलग हैं। तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, परिस्थितियों के साथ चीज़ें बदलती हैं, और बोलते भी हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे संविधान में एक चैप्टर जोड़ा गया था, एक आर्टिकल जोड़ा गया था, संविधान में संशोधन। यानी कि जो संविधान आपका पहले था, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें चेंज भी किया जा सकता है। यानी कि ये नहीं कि संविधान ऐसा ही रहेगा जो हमने आज़ादी के समय बनाया था। यानी कि जो हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, वो ऐसा ही नहीं रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें चेंज भी किया जाएगा, क्योंकि चीज़ें वही चलती हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं। अगर समय के साथ किसी में परिवर्तन नहीं आता है तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, ख़त्म होने लग जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 368। वो क्या कहता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन मतलब उसको चेंज कर सकती है उस समय की ज़रूरतों के हिसाब से। यानी कि वो इतना कठिन नहीं बनाया गया था कि यही रहेगा, चाहे रूल कितनी बदल जाए, टेक्नोलॉजी कितनी बदल जाए, इंसान कितनी बदल जाए, विचार कितनी बदल जाए। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने स्मार्टफोन होंगे, इतने मोबाइल होंगे या इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होंगी और इतना फास्ट इंटरनेट चलेगा। लेकिन अब क्या हुआ, 10-15 साल बाद इतनी तेज़ 5G की बातें होने लग गई हैं। और आज से ज़्यादा नहीं, 5-6 साल पहले 2G भी बहुत स्लो चलता था। यानी कि 2G की जो स्पीड थी वो भी बहुत स्लो थी। तो यानी क्या हो रहा है, समय के साथ चीज़ें बहुत बदल रही हैं। तो हमारे संविधान को भी क्या होना होगा, समय के साथ बदलना होगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो संसद थी उसको क्या शक्ति दी गई थी, संविधान निर्माताओं ने उन्हें शक्ति दी गई, संविधान निर्माताओं ने संसद को शक्ति दी थी कि आप समय के अनुसार ज़रूरतों को देखते हुए संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि चीज़ें वही चलती हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं। यानी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। इसलिए हमारा संविधान इतना अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें बदलने की भी क्षमता है। यानी कि वो बदल भी जाता है, समय के अनुसार ज़रूरतों के हिसाब से बदल भी जाता है। तो अब देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में क्या बताया गया है, कहाँ से ली गई है ये प्रक्रिया और किस जगह वर्णन किया गया है, क्या प्रोसेस है संविधान में संशोधन करने का। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अब हम देखेंगे। जैसा कि आपको समझ में भी आ गया होगा, संविधान संशोधन मतलब संशोधन करना है संविधान में, जरूरत पड़ने पर उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं हम, उसे कहते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसे जो वर्णन किया गया इसका संविधान के भाग 20 में वर्णन किया गया है। जैसा कि हमने देखा था कि नागरिकता के बारे में भाग 2 में वर्णन किया गया है, फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार थे उनके बारे में भाग 3 में वर्णन किया गया है। ऐसे जो हमने पढ़े थे DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनका भाग 4 में वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य भी पढ़े थे हमने, भाग 4A में वर्णन किया गया है। ऐसे जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है उसका वर्णन कहाँ किया गया है, भाग 20 में। और ये ली कहाँ से गई है प्रक्रिया, जैसे हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे, अमेरिका से लिए थे। DPSP कहाँ से लिए थे, आयरिश यानी कि आयरलैंड से लिए थे। और ऐसे ही जो हमारी प्रक्रिया है संविधान संशोधन करने की, वो कहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया हमने। यानी दक्षिण अफ्रीका से उस प्रक्रिया को हमने ग्रहण किया है। कहाँ वर्णन किया गया, भाग 20 में किया गया है। और कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया कि संविधान में कब कब और कैसे संशोधन किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं हम अपने जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यानी कि जो संविधान की जो विशेषता है उसके बारे में कुछ देखेंगे। जैसे कि हमारे संविधान में एक बहुत फेमस लाइन है, ये कहा जाता है कि हमारा संविधान न तो ब्रिटेन की तरह लचीला है और ना ही अमेरिका की तरह कठोर है। इसका क्या मतलब है यानी कि ये लाइन क्यों कही गई थी हमारे संविधान की विशेषताओं के बारे में। ये लाइन इसलिए कही गई थी कि जो हमारा संविधान है
वो ब्रिटेन की तरह इतना लचीला नहीं है। ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ पे एकात्मक सरकार होती है, यानी केंद्र सरकार ही होती है। केंद्र सरकार के हिसाब से ज़्यादातर शक्तियाँ किसके पास हैं, केंद्र सरकार के पास हैं। वो जब चाहे संविधान को बदल देती है, जब चाहे कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, यानी कि बहुत लचीला है। और लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ केंद्र सरकार ही नहीं होती है, राज्य सरकार भी होती है। कुछ संविधान जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिनको केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से ही होते हैं। और फिर दूसरी लाइन क्या कही जाती है, न तो इतना लचीला है जितना ब्रिटेन का है, और ना ही इतना कठोर है कि जितना अमेरिका का है। यानी कि क्या कहा जा रहा है, जो हमारा संविधान है वो कैसा है, लचीला और कठोर का समन्वय है। इसका क्या मतलब है, लचीला और कठोर के बीच का समन्वय, यानी कि न तो इतना लचीला है और ना ही इतना कठोर है। कठोर जैसे अमेरिका का है, अमेरिका में आपको कुछ भी संशोधन करना हो तो राज्यों की परमिशन लेनी ही होगी। यानी कि वहाँ क्या लिखा गया है कि तुम्हें किसी भी संविधान में कोई भी संशोधन करना होगा तो राज्यों की परमिशन लेनी होगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि अमेरिका के जो राज्य हैं उन राज्यों ने मिलकर अमेरिका को बनाया है। जो इस समय वर्तमान में 50 राज्य हैं, तो राज्यों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने अमेरिका बनाया था कि हम अपने प्रशासन चलाने के लिए एक देश बनाते हैं, जिसका नाम दिया था उन्होंने, जैसा कि आपने नाम सुना भी होगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि सब राज्य क्या हुए, यूनाइट हुए। उन्होंने क्या बनाया, यूएसए बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया। और इसी वजह से वहाँ पे जब संविधान में संशोधन होता है तो राज्यों की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि राज्यों ने केंद्र को बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भारत ने अपनी सुविधा के लिए, अपने प्रशासन के लिए अपने राज्यों का निर्माण किया है। तो हमारे यहाँ क्या बोला जाता है कि जो राज्य हैं वो भारत की दया पर निर्भर है। जैसा कि हमने अनुच्छेद 2 देखा था, अनुच्छेद 3 देखा था कि राज्य संसद कभी भी राज्यों को खत्म कर सकती है, कभी भी उनका नाम परिवर्तित कर सकती है। तो वो किसकी संसद की दया पर निर्भर है, यानी केंद्र सरकार की दया पर निर्भर है। तो यानी कि उनसे परमिशन कुछ जगह ली जाती है और कुछ जगह नहीं ली जाती है। तो ये लाना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, हमारे जो संविधान है कैसा है, लचीला और कठोर के बीच का समन्वय है। ना तो ब्रिटेन की तरह लचीला है और ना ही अमेरिका की तरह कठोर है। अब देखते हैं और क्या कहते हैं जो इसके बारे में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में और क्या कहा गया है। दूसरी लाइन ये कह गई है, एक केस हुआ था हमारे अभी 1973 में, कुछ वर्ष पहले, उसमें बताया गया था कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन आप एक मूल संरचना होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मूल भावना, यानी कि सब कुछ बदल दो, लेकिन जो हमारे संविधान की मूल संरचना है, जैसे कि उसका निर्माण कैसे हुआ है, लोकतांत्रिक देश के लिए हुआ है, जनता के हाथों में शक्ति दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय है, उनकी निर्माण क्यों किया गया, न्याय करने के लिए किया गया। यानी कि ऐसा नहीं करोगे सर्वोच्च न्यायालय को उठा के दूसरी संस्था बना दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ही खत्म कर दिया, ये जो मौलिक अधिकार थे उनको पूरी तरह ही खत्म कर दिया, यानी कि अब किसी के साथ न्याय ही नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें क्या कहती हैं, 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, उनमें क्या कहा गया था, आप आर्टिकल 368 के द्वारा सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन आप किसको नहीं बदल सकते, मूल संरचना को नहीं बदल सकते। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं चेंज कर सकते, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन क्या क्या है, यानी कि कैसे संविधान में संशोधन होता है, प्रक्रिया क्या क्या है या कंडीशन क्या क्या है करने के लिए। तो उसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो सबसे पहली कंडीशन दी गई है कि जो संशोधन होता है, वह संशोधन का जो विधेयक होता है वो केवल संसद के दोनों सदनों में रखा जा सकता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, संसद होती है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। और ऐसी राज्य सरकार होती है। राज्य सरकारों में क्या होता है, कुछ राज्यों में, राज्य विधानमंडलों में एक राज्य जो विधायिका होती है, विधानसभा होती है, और एक होती है विधान परिषद। लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद की स्थापना नहीं हुई है। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे जब राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि जो संविधान में संशोधन करने के लिए जो बिल लाया जाता है, यानी कि पहले क्या किया जाता है कि बिल लेके आया जाता है, जिसमें हम आगे देखेंगे भी कि बिल कितने प्रकार के होते हैं। संसद का चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे बिल कैसे लाया जाता है, क्या होता है। तो अभी मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो संसद में संशोधन करने के लिए संविधान में क्या एक बिल लाया जाता है, वो केवल कहाँ लेकर आया जा सकता है, केवल संसद में ही लाया जा सकता है। और संसद के 2 पार्ट होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी राज्यसभा और लोकसभा में किसी में भी लाया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में
राज्य सरकारों में इस संविधान में संशोधन करने के लिए नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक है, भारत है, तो ऐसे तो फिर सब राज्य अलग अलग हैं, राज्य हमने अपनी सुविधा के लिए बनाए, तो राज्य ऐसे संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है? विधेयक केवल संसद के दोनों सदनों में ही लाया जा सकता है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? मंत्री या गैर सरकारी सदस्य। ये क्या होता है? मंत्री मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं सरकार के, जैसे इस समय मोदी सरकार है तो उसके जो मंत्री हैं उनके द्वारा कोई बिल लाया जाए, या कोई ऐसा सदस्य जो संसद का तो सदस्य है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, अगर वो भी संशोधन करने के लिए बिल लेके आता है तो उसका बिल भी माना जाएगा। यानी कि दोनों लेके आ सकते हैं। सरकारी मतलब जो मंत्री होते हैं सरकार में, और गैर सरकारी जो मंत्री नहीं है, संसद के वैसे ही सदस्य जो मंत्री नहीं है, वो सत्ताधारी पार्टी के भी हो सकते हैं और विपक्षी पार्टी के भी हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है ये सेकंड कंडीशन? क्या कह रही है कि जो संशोधन की जो बिल है वो मंत्री और गैर सरकारी सदस्य दोनों लेकर आ सकते हैं, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जैसे मनी एक होता है धन विधेयक, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, यानी कि जब धन विधेयक लाते हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है कि हम ये बिल लेके आ रहे हैं, ये कानून बनाने की सोच रहे हैं, ये तो आप बताइए क्या कहते हैं। उनकी पहले बिल पेश करने से पहले उनकी अनुमति लेना। लेकिन जब संशोधन करना होता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बताया गया है यहाँ पे। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी, विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। यानी कि संसद के दोनों सदनों में कोई विधेयक विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इसका क्या मतलब है? विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जो आपके टोटल मेंबर हैं उनका पूर्ण बहुमत, जैसे कि सरकार बनाई जाती है तो क्या होता है, ये कहते हैं पूर्ण बहुमत होना चाहिए। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्यों का आधा और आधे से थोड़ा अधिक, आधे से एक अधिक। जैसे कि लोकसभा में वर्तमान समय में कितने सदस्य उपस्थित रहते हैं? 545। तो सरकार बनाने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है? 272 प्लस 1। तो ऐसे क्या कहा जा रहा है कि कुल सदस्यों का आधे से अधिक बहुमत। एक कंडीशन तो ये हो गई, और विशेष बहुमत। और क्या बताया जा रहा है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी कि सदन में जितने भी सदस्य उस समय उपस्थित होते हैं जिस समय बिल पेश किया जा रहा है, यानी कि जो विधेयक पेश किया जा रहा है उस समय जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उनका कितना बहुमत होना चाहिए? 2/3 बहुमत। मतलब जैसे 300 मेंबर प्रेजेंट हैं, अभी हमने देखे थे वैसे कितने उपस्थित होते हैं? 545 रहते हैं, लेकिन किसी दिन 300 हैं, किसी दिन 400 हैं, किसी पूरे तो कभी आते नहीं है, या 200 हैं। तो उस समय जितने प्रेजेंट है उनका 2/3 बहुमत। जैसे 150 प्रेजेंट है तो 150 में से 2/3 कितना हो गया? 100 मेंबर उस समय वोटिंग करेंगे। अब देखते हैं चौथी कंडीशन क्या कहती है। तो चौथी कंडीशन कहती है कि जब संशोधन करने के लिए कोई बिल लेके आया जाता है संसद में, जब संशोधन किया जाता है संविधान में, तो उसके लिए कोई कानून बनाते हैं या कोई विधेयक लेके आते हैं तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती। यानी कि उसके लिए जॉइंट सिटिंग होती है, एक प्रावधान होता है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यानी कि अगर कोई बिल पास नहीं हो रहा हो तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर उस बिल को पास कराते हैं। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं है, यानी कि संशोधन करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन। क्या कहती है? नेक्स्ट कंडीशन कहती है संघीय व्यवस्था का संशोधन। यानी कि संघीय व्यवस्था होती है केंद्र के बारे में, राज्य सरकारों के बारे में, या न्यायालयों के बारे में, जितने भी संशोधन होते हैं उन चीज़ों को, यानी कि संघ को बनाते हैं, यानी कि केंद्र बना रहा है, राज्य बना रहा है, या जो न्यायालय हैं, उतनी जिन चीज़ों में संशोधन करने के लिए क्या होगा? हमें राज्यों की परमिशन भी लेनी पड़ती है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया भी था, कुछ जगह राज्यों की परमिशन लेनी पड़ती है और कुछ जगह संसद अकेले कर लेती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? कुछ चीज़ों में संघीय व्यवस्था, जो संघीय व्यवस्था होती है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, उनमें संशोधन करने के लिए राज्यों की परमिशन की भी आवश्यकता होती है। और राष्ट्रपति के पास जब बिल पास हो जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, या जब राज्य सरकारों को जरूरत पड़ रही है राज्य विधानमंडल की, तो वहां से भी हम पास कराएंगे। जब सब जगह से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के साथ पास जब बिल जाता है तब जाके वो कानून बनता है। यानी कि राष्ट्रपति जब अपनी फाइनल मोहर लगा देते हैं, अपने साइन कर देते हैं, तब जाके कोई भी विधेयक क्या बनता है? एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। तो ऐसे ही अगर ये बिल राष्ट्रपति के पास जाता है सब जगह पास होने के बाद, तो राष्ट्रपति को इस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है। ये नहीं कि राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते कि मैं अभी वीटो पावर लगा दे इस पर, मैं अभी सहमति नहीं दूंगा या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लौटा दे। लेकिन वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को इस पर सहमति देना
अनिवार्य होता है, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरता है। संविधान संशोधन का बिल लोकसभा पास करेगी, फिर राज्यसभा करेगी, अगर राज्यों में जा रहा है तो राज्य भी इसे पास करेंगे। तो राष्ट्रपति की सहमति क्या बना दी गई है यहाँ पे, अनिवार्य बना दी गई है। अब देखेंगे यहाँ पे हम संशोधन, यानी कि संशोधन जो होते हैं वो 3 तरह के बताए गए यहाँ पे। एक तो साधारण विधेयक से पास होता है संशोधन, दूसरा होता है विशेष बहुमत से, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, यानी कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। तो उन 2-3 चीज़ों में, जैसे साधारण विधेयक से कुछ चीज़ें ऐसी होती है नॉर्मली पास हो जाती हैं, ऑर्डिनरी बिल से ही पास हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे संविधान में जिनके लिए विशेष बहुमत लाना अनिवार्य होता है, विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और कुछ चीज़ें कैसी होती हैं जिनके लिए संसद की भी आवश्यकता पड़ती है और राज्य विधानमंडलों की, यानी कि राज्य सरकारों की भी सहमति की आवश्यकता पड़ती है। तो चलो एक एक से देखते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली क्या है, साधारण विधेयक से संशोधन होता है, यानी कि साधारण संशोधन जो होता है उसमें क्या बताया गया, जैसे नए राज्यों का गठन करना हो या नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो। तो ये सब चीज़ें किससे बताई जा रही हैं कि नए राज्यों का गठन करना हो या राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, तो ये किससे होंगी, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक का क्या मतलब है, साधारण विधेयक का मतलब है कि पूर्ण बहुमत, जिससे बहुमत से सरकार बनती है, यानी कि कुल सदस्यों का आधे से अधिक बहुमत। साधारण विधेयक का क्या मतलब होता है, कुल सदस्यों का आधे से अधिक बहुमत, यानी कि साधारण बहुमत में याद रखना है इस चीज़ को, आधे से अधिक बहुमत। जैसे सरकार बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे 545 सदस्य उपस्थित रहते हैं लोकसभा में, तो सरकार बनाने के लिए 272 प्लस 1, यानी कि आधे से अधिक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो किन चीज़ों के लिए पड़ती है, जैसे नए राज्यों का गठन करना हो या राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो या लोकसभा जो राज्य विधान परिषद होती है, राज्य विधान परिषद होती है, उनको बनाना हो या उनको समाप्त करना हो, या जो दूसरी अनुसूची होती है, दूसरी अनुसूची में क्या बताया जाता है कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनके वेतन और भत्तों के बारे में बताया जाता है, कब बढ़ाने हैं, कितने देने हैं, क्या करना है। तो उनसे संबंधित जो भी विधेयक होते हैं वो सब विधेयक किससे संशोधित हो जाते हैं, साधारण संशोधन से संशोधित हो जाते हैं। या संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी सैलरी बढ़ानी हो, और जो 5th और 6th शेड्यूल होते हैं, यानी कि 5वीं अनुसूची और जो 6वीं अनुसूची होती है, यानी कि इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 5वीं अनुसूची में क्या बताया जाता है कि जनजातीय क्षेत्र हैं, जो हमारे देश में जनजातीय क्षेत्र है, उनके प्रशासन के बारे में बताया जाता है। और 6th शेड्यूल यानी कि 6वीं अनुसूची में क्या बताया जाता है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य हैं, उनकी अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया गया। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो संशोधन करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, उनके प्रशासन के लिए जो संशोधन करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए क्या किया जाएगा, साधारण संशोधन से ही बिल पास किया जाएगा। और जैसे कोई यूनियन टेरिटरी बनाना हो, केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो, या नागरिकता को समाप्त करने के बारे में या नागरिकता को देने के बारे में कोई संशोधन करना हो, कोई प्रावधान लेके आना हो, तो उसके लिए संशोधन कैसे होंगे, साधारण विधेयक से पास होंगे। साधारण मतलब कि जो पूर्ण बहुमत होता है सरकार बनाने के लिए, यानी कि आधे से अधिक सदस्यों का, सदन के कुल सदस्यों के आधे से अधिक का बहुमत, यानी कि 545 सदस्य हैं, 545 272 प्लस 1, इसके लिए क्या होगा, साधारण विधेयक की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरी चीज बात है कि विशेष बहुमत की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, लेकिन उससे पहले देखेंगे तीसरी कंडीशन कि जहाँ विशेष बहुमत की भी आवश्यकता पड़ती है और राज्य विधानमंडलों यानी कि राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने अभी एक लाइन बताई थी आपको थोड़ी देर पहले कि जब संघीय व्यवस्था में परिवर्तन करना हो, यानी कि संघीय व्यवस्था, जैसे संघ किससे बना है, जो हमारा देश है, जो संघ है, वो किससे बना है, केंद्र से भी बना है, राज्यों से भी बना है। ऐसे ही हमारे जो न्यायपालिका होती है, एक सर्वोच्च न्यायालय होता है और हाई कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो यानी कि ऐसी चीज़ों के बारे में जब कोई परिवर्तन करना हो तो वो किससे किया जाएगा, विशेष बहुमत से भी किया जाएगा, विशेष बहुमत की भी आवश्यकता पड़ेगी और आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता। तो उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था, यानी कि जो राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसमें लोकसभा के सदस्य भी वोट करते हैं और राज्य विधानमंडल के जो एमएलए होते हैं उनके वोट भी लिए जाते हैं। तो यानी कि कैसी हो गई, संघ, यानी कि संघ रिप्रेजेंट कर रहा है, केंद्र को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और राज्यों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था होती है, अगर उसमें कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिए कहाँ सहमति ली जाएगी,
संसद तो सहमति देगी विशेष बहुमत से, और राज्यों से भी आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन लिया जाएगा। यानी कि राज्य की जो विधानमंडल होते हैं, राज्य की जो विधानसभा होती है, वहाँ पे जो कानून बनते हैं वहाँ पर भी साधारण विधेयक से ये बिल पास होना अनिवार्य है। दूसरा बताया जाता है कि जब 7वीं अनुसूची होती है, 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, जो केंद्र होते हैं, राज्य होते हैं, उनके शक्तियों का बंटवारा बताया गया। केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ रहेंगी, राज्यों के पास कौन सी शक्तियाँ रहेंगी, और कौन सी शक्तियाँ केवल केंद्र के पास ही रहेंगी, जिनके बारे में हम आगे जाकर देखेंगे, डिटेल में देखेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो 7वीं अनुसूची में कोई परिवर्तन करना हो तो उससे संबंधित कोई भी जो संशोधन होगा वो संसद में विशेष बहुमत से पारित होगा, और राज्यों आधे से अधिक राज्यों की सहमति से ही होगा। और बताया जाता है कि जब आर्टिकल 368 में खुद संशोधन करना हो, यानी कि अनुच्छेद 368 क्या बता रहा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बता रहा है कि संविधान में संशोधन कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें उसी में परिवर्तन करना होगा। संविधान में संशोधन और कैसे कैसे कर सकते हैं, यानी कि आर्टिकल 368 में खुद में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए भी क्या होगा, संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों के आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। और क्या बताया जाता है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि जैसे राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा की जो सीटें होती है वो राज्यों को आवंटित की जाती हैं, राज्यों में दी जाती है कौन सी सीट। जैसे 4वीं अनुसूची होती है वो यही तो बताती है कि राज्यों को सीटों का आवंटन कैसे किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें किस में बताई जा रही हैं, संसद में विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। अब रह गया हमारा विशेष बहुमत से कौन सी चीजें पारित होती हैं। तो जो साधारण संशोधन, साधारण बहुमत और विशेष प्लस राज्य विधानमंडल के बहुमत के अलावा जितनी भी चीजें बचती हैं वो किस में आ जाती हैं, विशेष बहुमत से पारित होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, विशेष बहुमत में क्या होता है, पूर्ण बहुमत, यानी कि संसद के जितने कुल सदस्य हैं उनका आधे से अधिक बहुमत प्लस संसद के जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उस समय, यानी कि जो लोकसभा है या जो राज्यसभा है, जो सदन होते हैं उनमें जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनका 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत। जैसे मैंने अभी बताया था विशेष बहुमत में आपको कि जैसे 500 सदस्य उपस्थित है, 500 का 2/3 चाहिए, या उस समय जिस समय बिल पास हो रहा है उस समय 400 सदस्य में उपस्थित है, 400 सदस्य का कितना चाहिए, 2/3 चाहिए, ऐसे ही। और विशेष बहुमत में क्या होता है, विशेष बहुमत में पूर्ण बहुमत होना चाहिए। पूर्ण बहुमत मतलब कुल सदस्यों का आधे से अधिक बहुमत, और जो मेंबर होते हैं उपस्थित मेंबर का 2/3 बहुमत। तो इससे क्या चेंज होता है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार पढ़े थे हमने भाग 3 में, तो मौलिक अधिकारों में कोई चेंज करना हो तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, तो जितनी भी चीज़ें बच रही थी, साधारण बहुमत और राज्य विधानमंडलों के बहुमत के बाद जितनी भी चीज़ें बच रही थी वो सब किस में आ जाती हैं, जैसे DPSP आ गए, मौलिक अधिकार आ गए, आज जितनी भी चीज़ें होती है वो किससे पारित होती हैं, विशेष बहुमत से पारित होती हैं। आशा करता हूँ आपको जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो अच्छे से समझ में आई होगी।